बड़ी परीक्षा बीपीएससी के एग्जाम हॉल में घुसकर जबरदस्ती प्रश्न पत्र फाड़ सकता है। अभ्यर्थियों से उत्तर पुस्तिका छीनकर फाड़ सकता है। शिक्षक से अटेंडेंस शीट छीनकर फाड़ सकता है। यहां तक कि शील्ड क्वेश्चन पेपर का पैकेट लूटकर मौके से भाग सकता है। 13 दिसंबर को बीपीएससी 17वीं की प्रारंभिक परीक्षा के दिन पटना के बापू एग्जाम सेंटर पर जो कुछ हुआ वो हैरान करने वाला है। पटना जिला प्रशासन की ओर से पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज जारी किया गया है और वीडियो में जो दिखा उसे देखकर आपकी आंखें भी फटी की फटी रह जाएगी। क्या है रूम नंबर B001 में हुए हंगामे की पूरी कहानी, रिपोर्ट में देखिए। तारीख 13 दिसंबर 2024। बीपीएससी 17वीं की प्रारंभिक परीक्षा चल रही है। राजधानी पटना में बापू परीक्षा केंद्र के रूम नंबर B001 में शांतिपूर्ण तरीके से बीपीएससी अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। इंस्ट्रक्टर गाइडिंग कर रहे हैं। तभी अचानक वो होता है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। रूम नंबर B001 में पीछे के दरवाजे से कुछ लोग अंदर दाखिल होते हैं। एक एक कर पूरी की पूरी भीड़ परीक्षा हॉल में घुस जाती है। चारों ओर अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। इसके बाद शुरू होता है तांडव। परीक्षा हॉल में तांडव। परीक्षा हॉल में घुसे उपद्रवी शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा दे रहे अभ्यर्थियों से बुकलेट छीनकर फेंकने लगते हैं। इंस्ट्रक्टर से अटेंडेंस शीट छीनकर फाड़ने लगते हैं। देखते ही देखते पूरे परीक्षा हॉल में फैल जाते हैं। सब तहस नहस करने के बाद अंत में इंस्ट्रक्टर के टेबल तक पहुंचते हैं और प्रश्न पत्र का पैकेट लूटकर लहराने लगते हैं। उपद्रवियों का ये तांडव देख सारे अभ्यर्थी सहम जाते हैं। परीक्षा हॉल ही नहीं, परीक्षा केंद्र के परिसर में भी यह तमाशा जारी रहता है। कोई गेट फांदकर तो कोई गेट तोड़कर बाहर निकल जाता है। बापू एग्जाम सेंटर पर परीक्षा को बाधित करने का यह सीसीटीवी फुटेज पटना जिला प्रशासन की ओर से जारी किया गया है। पटना के डीएम चंद्रशेखर का कहना है कि कुछ शरारती तत्वों ने तांडव मचाया, हंगामा खड़ा कर माहौल खराब किया। सीसीटीवी फुटेज के साथ बीपीएससी को जांच रिपोर्ट भेज दी गई है। परीक्षा केंद्र पर समय 10:55 पर प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया गया था। सील्ड बॉक्स खुलने के बाद सभी कमरे में प्रश्न पत्र भेजा गया। 10-15 मिनट विलंब होने पर कुछ परीक्षार्थियों ने हंगामा किया। केंद्राधीक्षक ने अतिरिक्त समय देने की बात कही, फिर भी हंगामा कर रहे परीक्षार्थी नहीं माने। परीक्षा रद्द का अफवाह फैलाने लगे और बवाल काटते हुए बाहर निकल गए। पटना डीएम चंद्रशेखर का कहना है कि इन बाधाओं के बावजूद परीक्षा को सुचारू रूप से संपन्न कराया गया। अगर अधिकारी मुस्तैद नहीं होते तो भारी तोड़फोड़ और आगजनी की घटना होती। उपद्रवियों के खिलाफ पटना अंगम कुआं थाने में केस दर्ज किया गया है। सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। जिन शरारती तत्वों ने माहौल खराब किया है उनको चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पटना संवाददाता रजनीश और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। जाकिर हुसैन का निधन हो गया है। तबला वादक जाकिर हुसैन के निधन की खबर मिल रही है। सैन फ्रांसिस्को में इलाज चल रहा था। पद्म विभूषण से सम्मानित थे जाकिर हुसैन, जिनकी अब हुसैन का निधन हो चुका है। तबला वादक जाकिर हुसैन के निधन की खबर मिली है। जानकारी के मुताबिक सैन फ्रांसिस्को में उनका कई दिनों से इलाज चल रहा था। अगर हम जाकिर हुसैन की बात करें तो पद्म विभूषण से सम्मानित थे जाकिर हुसैन। 2023 में ही पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया था। उनके निधन पर शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी है। तो विश्वविख्यात तबला वादक और पद्म विभूषण उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया है। सैन फ्रांसिस्को में उनका इलाज चल रहा था, वहीं उन्होंने आखिरी सांसें ली हैं। उनका जन्म 9 मार्च 1951 को मुंबई में ही हुआ था। उस्ताद जाकिर हुसैन को 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण से नवाजा गया था। जाकिर हुसैन को 3 ग्रैमी अवार्ड भी मिल चुके थे। उनके पिता का नाम उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी और मां का नाम बीवी बेगम था। जाकिर के पिता अल्लाह रखा भी तबला वादक ही थे। जाकिर हुसैन की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के
माहिम स्थित सेंट माइकल स्कूल से हुई थी और उन्होंने तबला वादक के तौर पर एक बड़ी पहचान बनाई। बढ़ते हैं आगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ शिक्षा विभाग में सुधार के लिए कई कदम उठा रहे हैं और हर शनिवार को शिक्षक शिक्षा से जुड़े सवालों के जवाब दे रहे हैं। एपिसोड 7 में एक बच्ची ने उनके बचपन के बारे में सवाल किया, जिस पर डॉक्टर सिद्धार्थ ने विस्तार से अपनी बचपन की यादें साझा की। बच्ची ने कोचिंग के बारे में भी सवाल किया, जिस पर उन्होंने एक वाकया सुनाया। एस सिद्धार्थ ने कहा कि चेकिंग रोज होनी चाहिए, लेकिन शिक्षक को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, चाहे चेकिंग हो या नहीं। उन्होंने बताया कि शिक्षकों को हमेशा पढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मैं बच्चों से खासकर मिलने के लिए आया हूँ। हम बच्चों को बहुत खुशी हुई है कि आज आप हम लोगों के से बात करने और मिलने आए। मुझे भी बड़ी खुशी है तो इसके लिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ सर। ठीक है, और मैं भी बहुत मुझे अच्छा लग रहा है सभी बच्चों से मिलके। देखिए, बचपन में मैं आप ही की तरह था, मैं भी छोटा था और मैं भी स्कूल जाता था। मैं दिल्ली में पढ़ता था और मैं दिल्ली में स्कूल में जाता था और मेरे माता पिता का बहुत जोर था कि पढ़ाई करो, और स्कूल तो जाता था पढ़ाई करने, लेकिन शाम को आके खेलने में मुझे बहुत मन लगता था। मैं अपने दोस्तों के साथ कंचे खेलता था और पतंग भी उड़ाता था, और शाम को कभी कभी क्रिकेट खेलने का मुझे मौका मिल जाता था। तो खेल में मुझे बहुत रुचि थी और मैं काफ़ी खेल कूद करता रहा, और पढ़ाई में ठीक ठाक ही था, मतलब ऐसा कोई खास नहीं था, बट ठीक ठाक था। और मुझे लेकिन खेलने में बहुत मज़ा आता था। मैं देखा खेलने, मेरे क्लास में म्यूज़िक क्लास भी रहती थी, गाना वाना सिखाते थे हम लोग को, लेकिन मैं कभी सीख नहीं पाया म्यूज़िक। बट पतंग उड़ाना सबसे मेरा फेवरेट है। हम लोगों ने ये कहा है कि टीचर्स जब स्कूल में रहते हैं तो मोबाइल पे कम ध्यान दें, और जब क्लास चल रही है तब मोबाइल नहीं देखें। ये हम लोगों ने कहा है, तो ये बिल्कुल गलत है कि जब प्रिंसिपल आएगी तो मोबाइल छुपा लेंगी, और जब प्रिंसिपल चली जाएगी फिर मोबाइल पे, तो गलत है ये तो। क्या आपने कभी खान सर का चैम्बर देखा है? क्या आपको पता है कि वो अपने चैम्बर में क्या क्या रखते हैं? अगर नहीं तो आज हम आपको दिखाते हैं। न्यूज़ 18 आपको दिखाएगा कि कैसे खान सर अपने चैम्बर में भागवत गीता को सजा कर रखते हैं और क्या कुछ खास है इस चैम्बर में। देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। शिक्षा जगत में एक नाम है खान सर का। वो खान सर जिनकी चर्चा न सिर्फ बिहार में बल्कि देश और अब तो विदेशों में भी होने लगी है। खान सर इन दिनों बीमार हैं। हमें जानकारी मिली कुछ दिन पहले बीपीएससी का एग्जाम था और नॉर्मलाइजेशन को लेकर वो भी आंदोलन में आए थे और उसके बाद से बीमार थे। हमारी ये इच्छा हुई और कई लोगों की ये इच्छा है कि भाई खान सर की अभी स्थिति क्या है, तो हम भी खान सर के पास पहुंचे हैं। हम जिस चैम्बर में बैठे हैं उस चैम्बर में खान सर भी हमें मिलेंगे, लेकिन हम आपको एक बहुत दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं, शायद इसके पहले किसी ने न दिखाया हो। खान सर के चैम्बर में श्रीमद् भगवत गीता भी रखा हुआ है। ठीक उसके बगल में भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। उसके अलावा हमारा संविधान सत्यमेव जयते का भी वहाँ पे रखा हुआ है। और इसके अलावा अगर आप बिहार केसरी सम्मान देखें, जो विशिष्ट योगदान के लिए खान सर को बिहार सरकार की तरफ से सम्मानित किया गया, वो भी रखा हुआ है। और इसी कमरे में कई सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, जहाँ पे खान सर तमाम तस्वीरें देख रहे हैं अपने क्लासरूम की कि भाई हमारे बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं। चूँकि खान सर की तबीयत अभी ठीक नहीं है, वो खांसी से बहुत परेशान है और उनका इलाज भी चल रहा है, लेकिन फिलहाल थोड़ी तबीयत ठीक हुई है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। तेजस्वी यादव के माई बहन मान योजना पर सियासत थम नहीं रही। एनडीए के तमाम दलों के नेता तेजस्वी यादव पर ताबड़तोड़ निशाना साध रहे हैं और महिलाओं को लेकर नीतीश कुमार की ओर से किए गए कामों को गिना रहे हैं। वो लेने वाला न वो आने वाले हैं, न उनके ऐलान का कोई महत्व है। आएंगे नीतीश, छाएंगे नीतीश, सरकार बनेगी एनडीए की, बीजेपी जेडीयू की, हमारे अलायंस की। तेजस्वी यादव के बातों पर, वादों पर, उनके खस्मों पर कोई यकीन किसी को नहीं है। पहले भी महिलाओं के लिए जो काम हो रहा है वो नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी को 15 साल माता पिता की सरकार में एक भी योजना नहीं चलाए,
नरसंहार, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का उद्योग चलाए, उप मुख्यमंत्री बने, एक भी न विजन, न मिशन, न नियुक्ति। ये महिलाओं को और सशक्त हम लोगों ने बनाया। बिहार में 10 लाख स्वयं सहायता समूह बिहार में बना है। 1 करोड़ 31 लाख परिवार तक हम लोग पहुंचे हैं। ये कौन महिलाएं हैं? ये गांव की महिलाएं हैं, गरीब लोग हैं। मोतिहारी में आयोजित जेडीयू कार्यकर्ता सम्मेलन में भी तेजस्वी यादव जेडीयू नेताओं के निशाने पर रहे। मंत्री सुमित कुमार सिंह और अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव और उनके परिवार को जमकर आड़े हाथ लिया और कहा कि उनका बस चले तो चांद तारे भी तोड़कर लाने का वादा कर देंगे। क्योंकि सत्ता में तो इनको आना नहीं है, तो ये हर वो बात कर रहे हैं, बिजली फ्री, सब हर वो बात कर रहे हैं कि जो चीज़ इनको करना है नहीं, इनको सत्ता में आना नहीं है, इसीलिए वो हर बात करेंगे। जिस बात को अभी तो 4-6 महीना बचा है, अभी कहेंगे कि हम आपके यहाँ चांद भी लाएंगे, तारा भी लाएंगे, सब करेंगे। इसीलिए बहुत जनता समझती है ये लोग चरवाहा विद्यालय के विचारधारा के लोग हैं, ये लाठी पिलावन, लाठी गुबावन रैली वाले लोग हैं। भागलपुर में उपेंद्र कुशवाहा ने 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर बयान दिया। उपेंद्र कुशवाहा ने इसे देश के हित में बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सराहनीय फैसला है। 1 नेशन 1 इलेक्शन के लागू हो जाने से सभी लोग परेशानियों से बच जाएंगे। 1 नेशन 1 इलेक्शन से देश को बहुत फायदा होगा, क्योंकि बार बार इलेक्शन होने से सभी वर्ग के लोग, चाहे आम जनता हो, ब्यूरोक्रेसी के लोग, पॉलिटिकल लोग, आप लोग, सब लोग परेशान ज़्यादा होते हैं। तो एक बार अगर चुनाव होगा तो खर्च भी कम होगा, परेशानी कम होगी, समय बचेगा। अब इसमें इतना अच्छा प्रस्ताव है, लेकिन फिर भी विपक्ष के कुछ लोग इसके विरोध में बोलते रहते हैं। सीतामढ़ी के रीगा में केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान विपक्ष पर जमकर हमला करते नजर आए। उन्होंने बिहार के विकास को लेकर भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकार में तकरार की वजह से आजादी के बाद भी बिहार का विकास सही से नहीं हो पाया। हमें अपने आप से पूछने की जरूरत है, इसके कारण रहे और सबसे बड़ा कारण रहा विरोधाभास की सरकार, राज्य में किसी और की सरकार। उदाहरण के तौर पर जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तो बिहार में एनडीए की सरकार थी। जब केंद्र में एनडीए की सरकार आई तो बिहार में महागठबंधन की सरकार आई। लगभग 27 साल हम लोगों ने ऐसे बिताए हैं जिसकी वजह से केंद्र और राज्य सरकारों में विरोधाभास रहा। परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार की योजनाओं को राज्य सरकार ने धरातल पे नहीं उतरने दिया और राज्य सरकार की योजनाएं केंद्र सरकार ने स्वीकृत नहीं की, जिसका कारण रहा कि बिहार पिछड़ता है। और गोपालगंज से आपको बड़ी खबर बताएं, पुणे में 4 करोड़ की साइबर ठगी करने वाली फ्रॉड सानिया उर्फ गुड़िया उर्फ सोफिया सिद्दीकी को महाराष्ट्र पुलिस ने गोपालगंज से गिरफ्तार कर लिया है। थावे थाने की पुलिस की मदद से लोहरपट्टी गांव से महिला साइबर फ्रॉड को गिरफ्तार किया गया। पिछली बार 21 फरवरी 2024 को भी उसकी गिरफ्तारी हरियाणा के फरीदाबाद स्थित उसके घर से हुई थी, लेकिन पुणे जाने के दौरान दुरंतो एक्सप्रेस से पुलिस को चकमा देकर ट्रेन से कूदकर फरार हो गई थी। सानिया उर्फ गुड़िया उर्फ सोफिया के खिलाफ 4 करोड़ 6 लाख रुपए की साइबर धोखाधड़ी के मामले में पुणे में एफआईआर दर्ज है।